हमारे साथ दो महिला नेता और जनजाति से, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इन विशेषणों में विश्वास नहीं करता कि जनजाति से हैं या महिला से है। नेतृत्व होना किसी भी क्षेत्र से हो तो वो नेतृत्व है। पर हमने विषय इसलिए रखा कि छत्तीसगढ़ के राजनीति में, छत्तीसगढ़ के पूरे समाज में जनजातियों का एक बड़ा स्थान है। और जैसा मैंने पहले प्रारंभ से कहा कि जितना छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मैंने समझने और पढ़ने की कोशिश की, तो ये दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी संस्कृतियों में है जहाँ महिलाओं को फोक कल्चर में लोक संस्कृति में बहुत गहरी जिम्मेदारी भी दी गई और उन्होंने नेतृत्व भी किया है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम हैं और हमारे साथ दूसरी नेता लक्ष्मी धूम है। मेरा पहला सवाल आपसे मैडम, ये बहस बहुत दिनों से भारतीय राजनीति में तैरती है कि महिलाएं स्वाभाविक परिस्थिति में राजनीति में अपने हक को हासिल नहीं कर पाती। उन्हें टिकट देने में विनेबिलिटी देखी जाती है। अगर वो जिताऊ हैं तभी उनको टिकट मिलेगा, नहीं तो पुरुष ही टिकट पाएगा। इस चीज़ को आपने कैसे महसूस किया है कांग्रेस के नेतृत्व में रहते हुए? क्योंकि आज भी हम जब ये बहस देखते हैं, ये बहस शुरू होती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, तो पहला सवाल सभी राजनीतिक दलों की तरफ से आता है कि क्या वो महिला चुनाव जीत सकती है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं पहले पेशे से प्रोफेसर थी हायर एजुकेशन में, पॉलिटिकल साइंस की। उसके पश्चात मैंने जॉब छोड़ा और 1 साल मैंने बिजनेस किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा बिजनेस डेवलप हो गया है, अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे राजनीति में जाना है। तो इसके लिए मैंने अपने गृह ग्राम सिहावा क्षेत्र है उसको मैंने चुना। और चूँकि पुराने नेता को दिया जाता है ऐसा मानना था, लेकिन मैंने कहा मैं काम करके दिखाऊंगी और काम करके ही टिकट लूँगी। और मैंने 1 साल पूरा कंटिन्यू 18 घंटा काम किया। और 18 घंटा काम करने के पश्चात लोगों ने खुद ब खुद समर्थन दिया, क्योंकि महिला को देना था, महिला के लिए सुरक्षित था। तो सब लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने जब पूछा गया कि किसको टिकट देना है, हर लेवल पर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मेरा नाम सबसे पहले आया और मुझे टिकट मिल गया। ये स्वाभाविक सी बात है कि आप एक साल पूरा 18 घंटे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। मेरा सवाल लक्ष्मी ध्रुव जी के लिए है, फूलोदेवी के लिए। सॉरी लक्ष्मी, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है इसमें अभी भी जनजातीय महिलाओं के उदय की या उनकी भागीदारी की स्थिति क्या है? आप दोनों पार्टियों का एक लंबे समय तक शासन देख चुकी हैं। एक शासन यहाँ इससे पहले रह चुका और भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक शासन रहा। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, आपका ऐसा अपना अनुभव क्या है कि जो जनजाति की महिलाएं हैं उन्हें संगठन के स्तर पर, उन्हें राजनीति में निर्णय के स्तर पर कितनी जगह मिल पाती है? सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंडिया टुडे से ये पहला प्रोग्राम में उपस्थित हुई हूँ और आप सबको आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप राजनीति के और संगठन के दोनों पार्टियों के बारे में क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर महिलाएं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, आरक्षण के तहत राजीव गांधी जी का देन है जो 50% आदिवासी महिलाओं को पंचायती राज के माध्यम से आरक्षण दी जाती है। और वो आरक्षण के माध्यम से सरपंच, पंच, जिला पंचायत और जनपद पंचायत में जीत के आती हैं। निश्चित तौर पर वो उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी मिलती है और उस जवाबदारी के साथ महिलाएं ईमानदारी के साथ काम करते हैं और अपने क्षेत्र गांव का विकास करते हैं। इसके बाद वो कहीं ना कहीं पद में रहते तक एक्टिव रहते हैं, समाज का सेवा करते हैं, गांव का विकास करते हैं। उसके बाद आदिवासी इलाकों में आदिवासी महिलाएं अपना घर बैठ जाते हैं। कुछ ही महिलाएं ऐसी होती हैं
जो हमेशा समाज के गतिविधियों में शामिल रहती हैं, हमेशा अपने आसपास की महिलाओं का जो भी समस्या रहती है उसके साथ उसको सहयोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं इस मामले में दबी सी नज़र आती हैं, फिर भी पहले के अपेक्षा अभी के दृष्टिकोण में महिलाएं काफ़ी शिक्षित हुई हैं और बहुत अच्छा आगे बढ़ के काम कर रही हैं हर क्षेत्र में, हर दृष्टिकोण में। और कहीं पे ज़रूरत पड़ता है कि उनको आगे आना है, हमें दबाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो लड़ाई लड़ के कुछ महिलाएं अपना हक छीन भी लेती हैं, अपना हक मांगती हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं। ये महिलाएं अंदर आत्मा से वो महिलाएं बहुत ही सहनशील क्षमता है और ख़ास तौर पर महिलाएं जो आदिवासी वर्ग की होती हैं काफ़ी सहज, सरल और ईमानदार किस्म की महिलाएं होती हैं। मैडम, आप उस पार्टी से आती हैं जिस पार्टी ने दो महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर देखे और एक महिला प्रधानमंत्री भी देखी, पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं को कांग्रेस के मुख्य संगठन में कितनी जगह मिलती है अनुषांगिक संगठनों के साथ? इसके अलावा इस समय छत्तीसगढ़ की सरकार में महिलाओं को, खासतौर से जनजातीय महिलाओं को किस स्तर तक की भागीदारी मिली हुई है? देखिए, हमारे जो संगठन में है, कांग्रेस में खास तौर पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है और आगे बढ़ाए हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आदरणीय सोनिया जी हैं और राहुल जी ने एक 74वां संशोधन लागू किया और पंचायती राज में जिसका इसके पहले कुछ मैं जिक्र की हूँ। निश्चित तौर पर संगठन में भी महिलाओं को मौका दी जाती है और राजनीति दृष्टिकोण से राजनीति पार्टियों में भी बहुत अधिक महिलाओं को सम्मान दी जाती है। अभी आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं विधायक चुन के आई हैं और कांग्रेस ने जितनी महिलाओं को टिकट दी है वो सारी महिलाएं जीत के आई हैं और विधायक बनी है, जिनके उदाहरण आपके सामने भी हैं, श्रीमती लक्ष्मी धुरू जी। और अभी महापौर हमारी कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, 4-5 जगह महिला के महापौर बने हैं, फिर नगर पंचायतों में अध्यक्ष बने हैं, फिर जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में। तो हम तो ये मानेंगे निश्चित तौर पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा मौका दी जाती है और ख़ास तौर पर ये कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा सम्मान दी जाती है। मैडम, एक बहस लगातार होती रहती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित सीटों के अलावा उससे बाहर जो रिजर्वेशन के बाहर की सीटें हैं उन पर महिला कैंडिडेट्स को उतारने में राजनीतिक दल क्यों हिचकते हैं? ऐसा क्यों है? उन सीटों पर भी जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, क्या महिलाएं वहां चुनाव नहीं जीत सकती या उन्हें सिर्फ वहीं तक सीमित रखना जरूरी? इसमें आपका अपना अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है बारीकी से देखती हैं क्षेत्र को और उस पर अनुसंधान भी करते हैं और उनको लगता है कि अमुक सीट से महिलाएं जीत सकती हैं तो वो ज़रूर टिकट देती हैं और जहां उनको ऐसा लगता है कि नहीं निकाल पाएंगे वहाँ फिर सीट गंवाना पसंद नहीं करती। लेकिन आज के ज़माने में यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में संगठन में भी ज़्यादा महत्व देने का प्रयास कर रही है। सोनिया गांधी जी भी चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं आएँ और यहाँ छत्तीसगढ़ स्तरीय नेतृत्व भी चाहते हैं कि महिलाएं आएँ और टिकट वितरण के लिए जो सीट आरक्षित है उसमें 100% ईमानदारी के साथ दिया जा रहा है कि इतने सीटें महिलाओं के लिए है और महिलाओं को लाना है। लेकिन यदि कोई क्षेत्र ऐसा दिखता है जो आरक्षित नहीं है और वहाँ कोई महिला नेत्री है और वो जीत सकती है तो उसमें टिकट देने में कोई संकोच नहीं करती हमारी कांग्रेस पार्टी। मैडम, पिछले दिनों हमारी एक महिला एक भूतपूर्व रिटायर्ड महिला मुख्यमंत्री से जो भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री से बात हो रही थी तो उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि सरकार तो जेंडर निरपेक्ष होती है, सरकार तो कानूनों पर चलती है,
आपने महिला मुख्यमंत्री होते हुए सरकार में ऐसा क्या बदलाव किया जिससे लोग ये फर्क पैदा कर सकें कि एक पुरुष मुख्यमंत्री था और एक महिला मुख्यमंत्री थी? महिला मुख्यमंत्री के होने से गवर्नेंस में, प्रोग्राम्स की डिलीवरी में, कानूनों के निर्माण में, लोगों को मिलने वाले हकों में क्या बदलाव आता है? या महिलाएं जब सत्ता के शिखर पर पहुंच जाती हैं तो उसी ढांचे में जाकर फंस जाती हैं जो ढांचा पहले से बना हुआ है? आप कभी ऐसा महसूस करती हैं कि आप नेता होते हुए नीतियों को वैसे प्रभावित कर पा रही हैं महिला होने के नाते जैसे आपको प्रभावित करना चाहिए? मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हूँ और जो भी पॉलिटिकल घटनाक्रम होता है उसको मैं बखूबी समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जहाँ मुझे बोलना है मैं उसके लिए बिल्कुल आगे आती हूँ और मैं अपने सोच के अनुसार, जैसे मैं अपने क्षेत्र में जैसा काम करना चाहती हूँ और उसकी मांग भी मैं करती हूँ और उस मांग को भी सुनी जाती है, लेकिन तरीका यदि अच्छा है, हम नियम के तहत यदि जा रहे हैं तो बिल्कुल मांग सुनी जाती है और काम करने का अच्छा अवसर मिलता है। लेकिन नियमों का ही सवाल है, क्योंकि नियम तो एक पुरुष प्रधान व्यवस्था से निकल कर आते हैं, गवर्नेंस तो पुरुष प्रधान है, बनाई तो उन्होंने है। क्या आप ऐसे नियम, जो महिला लीडर्स हैं वो क्या ऐसे नियम या ऐसी व्यवस्थाएं बदलाव कर पाती, मेरा सवाल आपसे है, ऐसे बदलाव करा पाती हैं पूरे कामकाज के तरीके में सरकार के, जिससे ये लगे कि एक महिला लीडर होने का फर्क लोगों को महसूस हो सके? बिल्कुल, ये होना चाहिए और महिला को मैं पहले ही कहा है, महिलाओं को जैसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वो ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और जवाबदारी के साथ काम करती हैं। और उसी तरह जहाँ पे लगेगा कि महिलाओं के लिए या अच्छा से कुछ सलाह लेके अच्छा से काम करें तो महिलाओं को और अच्छा से फ़ायदा हो सके, ऐसे यदि नियम बनता है तो फिर निश्चित रूप से बनना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए फ्लोर ओपन करता हूं। आप हमारे साथ दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। अगर आप लोग प्रश्न पूछना चाहें तो अपनी जगह से हाथ उठाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हमारे विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष से अगर हो तो जब तक लोग प्रश्न सोच लें, मैं आपके पास वापस आता हूँ। पिछले 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार की दृष्टि से, महिलाओं को विशिष्ट स्थान देने की दृष्टि से कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो आपको लगता हो कि पिछली सरकार के दौर में नहीं थी? क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि सरकारें एक ही तरह से काम करती हैं, सरकारें उनके काम करने के तरीके नहीं बदलते, राजनीतिक दल बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। महिलाओं की दृष्टि से आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ हो जो बड़ा चेंज आया हो, तो हम लोगों से जानना चाहेंगे। अब मैं पहले बारी विधानसभा में चुन के आई हूँ और मुझे शासन ने मौका दिया और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया। तो कोई भी इतने कम समय में पद दे ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसमें जितनी योग्यता है उस योग्यता का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे लिए कहूँ तो मुझे बहुत मौका मिला, लोक लेखा समिति विधानसभा के है उसमें भी कार्य करने का अवसर दिया गया, माध्यमिक शिक्षा मंडल में मान्यता समिति का मौका दिया गया, महिला एवं बाल विकास में सभापति का मौका दिया है और मध्य क्षेत्र का भी मौका मिला है। तो सरकार ये देखती है कि महिलाओं में कितनी कैपेसिटी है, समझने की कितनी क्षमता है, जागरूकता उसमें कितनी है और काम करने की क्षमता कितनी है। अगर उनको लगता है तो वो बराबर मौका देते हैं। और अभी जो हमारी महिलाएं कांग्रेस पार्टी से 10 चुन के आई हैं और सभी को उनके हिसाब से मौका दिया गया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता। यदि महिलाएं काम करने के लिए इच्छुक हैं
अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करती है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है तो ज़रूर मौका दिया जाता है। कोई प्रश्न? हाँ, जी नमस्कार जी। मैं स्मिता सिंह। मेरा यही क्वेश्चन है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, महिलाओं को संविधान में अधिकार दिए गए हैं, पर फिर भी घर में महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। जहां मैं रहती हूं ग्रामीण क्षेत्र में, वहां आज भी महिलाओं को रोज़ पीटते हुए देख रही हूं। उनके पति रोज़ आके उनको पीटते हैं, पर महिलाएं कुछ भी आगे नहीं आना चाहती हैं। इसके लिए सरकार क्या करेगी? सवाल का जवाब आप किससे, आपका प्रश्न किससे है? मैम दोनों ही मैम से दोनों है, दोनों क्योंकि ने। दोनों ही नारी आप शक्ति हैं। आप दोनों लोग जवाब। मैडम, उसको जागरूक होने की ज़रूरत है, और यदि वो हमारे पास यदि शिकायत लेके आती है तो हम उसकी ज़रूर हेल्प करेंगे, और उसकी समस्याओं को सुनकर उनकी परिस्थिति कैसी है, उनकी दशा कैसी है, और उसके हिसाब से उसको किस मार्ग पर चलना है, ये रास्ता हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल रायपुर के नज़दीक गांव में रहती हूँ मैम। यदि यहाँ की महिलाएं इतनी शोषित हो रही हैं तो आप दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं की क्या स्थिति होगी, ये सोचिए। शोषण का मुख्य कारण ये है कि किसी को ना बताना। जो भी समस्या है अपने माँ बाप को बताना चाहिए, अपने सास ससुर को बताना चाहिए, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों को बताना चाहिए, और उनसे एक मार्ग लेकर के शासन स्तर पर उसको जाना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शोषित हूँ, बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, और स्वयं का भी आकलन करना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ। क्या वो परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभा रही है, क्या बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभा रही है, या उसका कार्य करने की शैली कैसे है। लेकिन मैडम, इनका सवाल तो ये है कि उनका शोषण तो उनके परिवार वाले लोग ही कर रहे हैं, तो वो उनको कैसे, उनसे कैसे लड़ेंगी? घर में महिलाएं लड़ाई तो उनके परिवार से है। देखो, परिवार के अलावा भी बहुत सारे शुभ चिंतक रहते हैं। नहीं, वो डोमेस्टिक वायलेंस की स्पेसिफिकली बात कर रही है, घरेलू हिंसा की बात कर रही है। यस सर, मैं यही बोल रही हूँ कि देखो, सास भी है घर में, घरेलू ननद भी। हिंसा के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। उसका कानून का उपयोग उसको करना चाहिए यदि ऐसा लगता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं स्वयं हल कर लूँगी, तो उस साइड जाना चाहिए। दो में एक कदम उसको उठाना ही पड़ेगा ना, और चुपचाप बैठे रहेगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा, जैसे आपको पता चल गया है। जी मैम, मेरी अपनी तो फाउंडेशन आपने क्या भूमिका निभाई उसके मैम, प्रति? मेरी अपनी फाउंडेशन है, मैं महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ, तभी मुझे ये समस्याएं पता चली हैं। हाँ। मेरे को लगता है सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। नहीं, सरकार के बहुत सारे कानून हैं, सरकार बिल्कुल सहयोग करती है, 100% करती है सहयोग, मैं तो- यदि सरकार को पता चले तो। जी, यही है कि महिलाओं को जागरूक होना होगा, लाइफ की डिसीजन स्वयं लेना होगा। हाँ। जी, मैं इस सवाल को स्पष्ट करूं आपसे। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा बहुत जटिल चीज है। हमारे पास जो कानून है महिलाओं के हकों की और की रक्षा के, वो दरअसल घर से बाहर की हिंसा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। घरेलू हिंसा के बारे में शिकायत करना और फिर घर से परिवार से लड़ाई लड़ना और उस लड़ाई को लंबे समय तक ले जाना एक कठिन कार्य है। और ये समस्या, डोमेस्टिक वायलेंस केवल अकेले भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में एक बड़ी समस्या है। पर भारत के उन समाजों में जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, या शिक्षा नहीं है, या नशे जैसी या गरीबी जैसी समस्याएं हैं, वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस बड़ी चुनौती है। महिला के तौर पर आप छत्तीसगढ़ में इसके लिए, इसको महिला नेता के तौर पर इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाहती? आप क्या चाहेंगी कि आपकी सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कि महिला के अंदर कम से कम ये शक्ति तो आए, उसे स्पेस तो मिले कि वो जाकर कह सके कि उसे रोज पीटा जा रहा है, उसके ऊपर रोज वायलेंस हो रही है? मैडम, आपसे सबसे पहले तो वो जागरूकता की कमी, और हम जैसे लोग जो फील्ड में काम करते हैं, वैसे जहाँ पे ये पता चले कि इनके यहाँ हिंसक चल रहा है, तो हमारे जैसे महिलाएं जाके साथ दें, उनको प्रेरित करें। और मैं तो कहूँगी कि ये मांग भी है, और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए अलग से एक कानून बने, जहाँ महिलाओं को इस तरह के केसेस आते हैं उनको न्याय मिले। ये ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल जो रहते हैं, ये बहुत सारे ऐसे महिलाओं के बीच में देखने को मिलता है, और ये सबसे पहले ये जागरूकता की कमी है। आजकल महिलाएं गांव-गांव में महिला स्व सहायता समूह बनाए हैं,
और महिला स्व सहायता समूह के नाम से वो एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें बैठ के ये आर्थिक दृष्टिकोण से उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो करके ये शासन की योजनाओं का लाभ लेके एक इस प्रकार से भी महिलाएं स्वावलंबन बनने का काम कर रही हैं। और इसी तरह पापड़, अचार, बड़ी वगैरह जो बनाती हैं और मार्केट में देती हैं। और ख़ास तौर पर मैं जो आपके सवाल के साथ साथ इसमें भी जोड़ना चाहूँगी कि महिलाएं ग्रुप बना के बैठती हैं तो आपस में ये सब चर्चाएं होती निश्चित रूप से होती हैं। और कुछ महिलाएं बहुत ही समझदार और अच्छी पढ़ी लिखी रहती है, वैसी महिलाएं उनको प्रेरित करें, जागरूक करें, आगे बढ़ाएं और उनका मदद करें। ये मेरा हमारे पास ऐसी एक जागरूक महिला, एक प्रश्न हमारे पास पीछे से जी। मोर नाम फुलबासन बाई यादव है, मैं राजनांदगांव जिला से हूँ और मोर भी एक संगठन है 2 लाख महिला के। राजनांदगांव जिला में एक किशोरी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हो रही से, और जब वहाँ रिपोर्ट भी करना चाहन तो वहाँ रिपोर्ट तो नहीं लिखा, लेकिन ओकर पर हमला पूरा थाना के घेराव करना पड़िस। रिपोर्ट तो लिखाइस लेकिन बहुत पूरा चारों तरफ महिला घेराव करते रहे, फिर भी कुछ नहीं हुईस। और यहाँ तक कि पुलिस के पास जान, पूरा मंत्री मन के पास भी गए, लेकिन आज तक वो जो आरोपी है नहीं पकड़ा है। जितना भी हमारे जो मंत्री है ओकर पास भी पूरा ग्रुप में महिला मन गिन, गाँव वाले गीस, और सिर्फ एक कारण काबर की वो आरोपी है, वो एक नाबालिग है। का ऐसे नहीं है कि सरकार के पास कि जो नाबालिग है ओकर ऊपर भी कुछ दंड दे, जेकर से वो बेटी आत्महत्या कर दी। पुलिस भी बोलती कि वो हाँ सीधा फांसी लगा है, फांसी वो नहीं लगा है। रिसे पूरा प्रूफ है गांव वाले के साथ, महिला समूह के पास प्रूफ है, ओकर बाद भी कुछ नहीं हुई। और आज हम हदास होके बैठ गए, अभी तक ना पुलिस कुछ करिस ना कोई मंत्री कुछ करिस। ऐसे हमारे पास बहुत सारा केस आते, यहाँ हमारे साथ में बैठे हैं जो शराब जो कच्चे शराब बनते वो में हमारे महिला मन काम करते हैं। लगातार हम पुलिस के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमारे एरिया नहीं है, दूसरा पुलिस में जाते हैं तो हमारे एरिया नहीं है, तो काकर एरिया है। तो हम का करते हैं, खुद हम संगठन में मिलके 5-10 गांव की महिला मिलथन और कम से कम 1 ट्रक 2 ट्रक तक के पूरा शराब जो कच्चे शराब बने थे पहाड़ी में बाड़ी में वो लेकर रहन। मान लो सरकार हमारे तरफ भी सहयोग करे, पुलिस प्रशासन ला कहे, काबर कि ये नशा जो है सबसे ज़्यादा महिला मन ला हमन ला खाते पूरा घर समाज से। तो एमे हम पूछना चाहता हमारे मंत्री दीदी मन ला कि एमे हमन तो काम करत हन, बोलते कि जागरूक नहीं है जनता, जागरूक है जनता, लेकिन हम हदास हो जातन कि बार बार मंत्री के पास जाना, पुलिस के पास जाना। तो ये नहीं होना चाहिए महिला मन के साथ, वो भी एक किशोरी बेटी के साथ अत्याचार होते। देखिए जागरूकता है समस्या कहीं लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी में है। प्रश्न जागरूकता का नहीं है, और उन्होंने अपने एक अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बताया है। देखिए, नशा के बारे में पूरा छत्तीसगढ़ पीड़ित है, इसको हम लोग भी स्वीकारते हैं। और जब इलेक्शन हुआ तो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा गया है कि नशाबंदी करेंगे, तो सरकार इस ओर कमेटी भी बनाई है। और ये है कि जैसे नोटबंदी बंद हुआ वैसा एकाएक नशाबंदी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत सारे प्रदेशों से घिरा हुआ है, तो व्यवहारिक समस्या भी आ रही है। और हमारी सरकार बहुत सारी दुकानें भी बंद कर रही है, और घोषणा पत्र में है तो उस ओर सरकार का कदम बढ़ा है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से भी चर्चा हो रही है, सामाजिक संगठनों से भी चर्चा हो रही है, सामाजिक संगठनों के मुखिया को भी बुलाया गया है। और जब सर्वसम्मति से हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा तो इसको सरकार बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर से ये समस्या महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो भी घर में लड़ाई झगड़ा झंझट, जितनी भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, ये नशा से ही शुरू होता है। लेकिन यदि पूरा हम नशाबंदी की बात सरकार यदि कर रही है तो उसमें प्रत्येक महिलाओं को भी सहयोग देना होगा, और अपने ज़्यादा ना संभाल सकें तो कम से कम अपने हस्बैंड को संभाल ले, पति को संभाल ले। और वो काम यदि ईमानदारी से यदि कर लेती है और हर पति अपने पत्नी के सहयोग से यदि पीना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिक दारू के सारे दुकान जो है, नशा जो है
बंद हो जाएगा। मेरे पास एक सवाल का और समय है, उसके बाद हमें अगले सत्र की तरफ चलना है। एक प्रश्न और हम ले सकते हैं केवल। जी मैडम आप। मैं जिन्होंने क्वेश्चन किया उनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगी, क्योंकि वे पद्मश्री फूलबासन जी हैं। हमको गर्व होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की ऐसी महिला है जिन्होंने 2 लाख लोगों को एक साथ जोड़ रखा है और 40 करोड़ की प्रॉपर्टी बिना सरकार के मदद के, ये जो स्व सहायता समूह को लोन दिया जाता है तो इनके पास ये प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारी कंपनीज ये चला रही हैं। तो इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच हैं और इसलिए मैं बस जस्ट बोलना चाह रही थी। और क्वेश्चन मेरा यही है कि जब एक लड़की के साथ मैं भी महिला सुरक्षा में काम करती हूँ, जब एक लड़की के साथ कोई घटना होती है, बलात्कार की बात हम अगर नहीं भी करते हैं, जस्ट हम अगर कहीं से जा रहे हैं और हमारे साथ छेड़खानी हो जाती है, उसमें ही लड़की का जो डर होता है, एक लड़की के अंदर एक डर होता है, वो अगर हम कोशिश करें बच्चियों को बताएं कि आप अपना डर हटा के आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, तो ये ऐसी जो योजनाएं हैं वो चलानी चाहिए सरकार को। हर जगह, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सोसाइटी में बच्चियों के लिए सुरक्षा के टेक्निक्स जो भी सिखाते हैं टेक्निकल लोग, उनके माध्यम से कराना चाहिए। यही एक हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। एक सवाल और हम ले लेते हैं, फिर दोनों सवालों का जवाब एक साथ लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ से सर आगे बैठे हुए हैं, माइक यहाँ आगे माइक दे दें। जी। आप दोनों अनुसूचित क्षेत्र से आती हैं। छठी अनुसूची लागू करने को लेकर बहुत बात होती है। आप चूंकि आदिवासी क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं और हमारे राज्य में आदिवासी विधायकों का, सांसद का बाहुल्य है, तो हमारे राज्य में छठी अनुसूची लागू करने के लिए आप लोग अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? ठीक, एक सवाल और ले लेते हैं। मैडम आप पीछे, मैडम बैठी हुई, आपका प्रश्न है। नमस्ते, मैं अनामिका मंडावी, असिस्टेंट पब्लिसिटी ऑफिसर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी से। मेरा सवाल फूलोदेवी नेता मैडम से है। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना या चुनौती आई जिससे आप डगमगाई या परेशान हुई और आपको उसका विकल्प नहीं मिल रहा हो, और उस चुनौती को आप कैसे, उस चुनौती से आप बाहर निकली? ऐसी कोई प्रेरणादायक घटना आप हमसे साझा करें ताकि हम महिलाओं को भी कुछ प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। हमारे पास 3 सवाल हैं। पहले आप अपने संस्मरण बता दें, फिर उसके बाद हम छठी अनुसूची का सवाल लेते हैं। देखिए, अब तो दिल को दहलाने वाली सवाल कर दिए ना मेरे साथ। आपका सवाल का उत्तर दूंगी जरूर। देखिए, मेरे जीवन में मैं एक छोटा सा गांव की, बहुत ही इंटीरियर गांव है, वहाँ पे मैं जन्म ली हूँ। आलोर करके गांव है और वहाँ मैं प्राथमिक से लेकर मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की। उसके बाद हायर सेकेंडरी में फरसगांव में पढ़ाई की। बचपन से मेरा संघर्षी जीवन था और जहाँ मैं पढ़ाई करती थी उस स्कूल में, उस गांव में एक भी बालिकाएं नहीं थी। सारे लड़के लोग के साथ मैं पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ाई की हूँ। उसके बाद मैं बहुत कम उम्र में राजनीति में आई। मैं 24 साल में जनपद के अध्यक्ष बनी, 27 साल में एमएलए बनी। उसके बाद 30 साल की उम्र में मैं एमपी का भी चुनाव लड़ी। फिर जिला पंचायत बस्तर एरिया की अध्यक्ष भी रही हूँ और संगठन में शुरू से, जब से राजनीति में आई तब से संगठन में काम कर रही हूँ। एकदम निचले स्तर पे ग्रास रूट से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा चुनाव फाइट करके ही मेरे को पद की प्राप्ति हुई है। और 25 मई 2013 को
जो दिल को दहलाने वाली हमारे देश का ऐसे जो घटना नहीं हुआ था। पहला घटना झीरम घाटी का हुआ और उसमें मेरे को भी गोली लगी। आज भी मेरे राइट पैर में हैंड ग्रेनेड का छर्रा फंसे हुए हैं। यदि मैं एक छर्रा ऊपर था वो निकल गया और एक छर्रा बहुत अंदर गहरा गया है। डॉक्टर कहे कि सेट हो गया है, कुछ नहीं होगा। यदि वो छर्रा को आप निकलवाएंगे तो आपका पैर सुन्न हो जाएगा, नस कटेगा, ये उन्होंने कहा। अभी ठंड के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है पैर में, नस खिंचाए जैसे दर्द होता है। और कहते हैं ना, महिला एक देवी के रूप होती है, महिला एक देवी स्वरूप होती है। जहाँ पे मौत दिखता है तो वहाँ पे महिला मौत से भी नहीं डरती। वो महिला हूँ मैं। अंधाधुंध फायरिंग के बीच में सबसे पहले हाथ उठाकर खड़े होने वाली ये फूलोदेवी नेताम है, जो मौत को भी नहीं डरी। और उनके बीच में हाथ जोड़ के कहा गया कि भैया फायरिंग बंद करो, बहुत हो गया। तो नक्सली लोग का लीडर का आवाज़ आया कि फायरिंग बंद करो। उसके बाद जो और हमारे नेता थे क्रॉस फायरिंग में मारे गए। आदरणीय महेंद्र कर्मा जी का जो हत्या हुई वो मेरे आँखों के सामने हुई है। सबसे पहले मेरे को और कर्मा जी को और एक ड्राइवर को लेके गए, उसके बाद जो बाकी बच्चे उन लोग को साइड में लेटाया गया। और इस कदर मेरे आँखों के सामने मारा गया हमारे नेता लोग का, वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और ये मेरा दूसरा जन्म है। एक बार तो 1972 में मैं जन्म ली मेरे माँ के कोख से, और 25 मई 2013 को मेरा दूसरा जन्म है। वहाँ पे नहीं लगता था कि कहीं पे हम बच के आएंगे, ऐसे स्थिति थी। 2 घंटे तक अंधाधुंध फायरिंग चला है। उस बीच में मैं, उस काफिला में मैं अकेली महिला थी, बाकी सारे हमारे नेता थे साथ में। वहाँ पे हिम्मत करके मैंने सबसे पहले खड़े होकर फायरिंग रुकवाया है, तब जाके फायरिंग रुका। जो हम बचे वो उस फायरिंग बंद होने के कारण आधे लोग बचे। इसलिए आप ऐसे सवाल कर दिए कि मेरे आंखों से आंसू आ गया, क्योंकि मैं इस घटना को जब तक जिंदा रहूँगी तब तक नहीं भूलूँगी। महिलाएं में वो हौसला है, वो बुलंद है, वो साहस है। निश्चित रूप से मुसीबत के समय आप ये कर सकते हैं। आपके ऊपर जो ऊर्जा है उसको आप निश्चित तौर पर जगा सकते हैं। ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी बहनें। और आज इसके बाद मैं भैया जी से निवेदन करूंगी कि और मेरे को ना सवाल पूछे और आप भी ना पूछे। आपकी परिस्थिति समझते हैं, और आप सारे लोग इस शक्ति और साहस की सराहना करिए ताली बजाकर, क्योंकि झीरम घाटी की जो परिस्थिति है वो छत्तीसगढ़ के लोग उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकते, बाहर के लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। हम अपने दोनों अतिथियों का, दोनों महिला नेताओं का, अच्छा, और उसमें मैं तो मन में यही सोची ना, ऐसे भी मरना वैसे भी मरना, ऊपर वाला चाहेगा तो बचाएगा, ये करके छाती तान के खड़ी हो गई। यदि उसी बीच में हमको कहीं सीने में, सर में और गोलियां लग जाते तो हम तो नहीं बचते, हम तो ऊपर वाले के कृपा से उठ गए थे। एक संक्षेप में सवाल का जवाब हम ले लेते हैं और उसके बाद इसे हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अगले सत्र के दोनों पैनलिस्ट हमारे सामने हैं। जी, अभी इसके पहले एक बहन ने जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन पूछी थी कि महिलाओं के लिए जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम चलाया जाए। मैं जो खासकर हमारी बेटियां हैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप अपने बेटियों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। तो पहला काम ये करना चाहिए, बेटियों को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आप आज्ञा का पालन करेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं।
क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के अच्छे के लिए सोचते हैं। दूसरा, जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम के तहत जब मैं प्रोफेसर थी तब भी हम लोग जो है पुलिस विभाग के जो महिला पुलिस है, कानून विभाग की जो महिला नेत्रियां हैं, उनको बुलाते थे और महिलाओं को कैसे जागरूक रहना है, बेटियों को कैसे रहना है, कानून का ज्ञान कैसे करना है, इन सब के बारे में आजकल जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम सभी जगह देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके पास मोबाइल है, आप नेट खोलिए, उसमें सारी सूचनाएं रहती है और टीवी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणादायी कार्यक्रम रहते हैं, उससे आप ज़रूर सीख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटियों में स्वयं का आत्मविश्वास होना चाहिए। हम लोग तो गांव से पढ़े हैं, किसान की बेटी हैं और किसान की बेटी होने के नाते हमने हर काम सीखा है। खेत की गुड़ाई से लेकर पानी पलोई से लेकर धान काटने, धान निंदाई से लेकर और जितने घर के साफ सफाई मैनेजमेंट से लेकर मेहमानों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, उससे लेकर खाना कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, पकवान कैसे बनता है और बाहरी दुनिया क्या है उससे जानने का प्रयास और सीखने का प्रयास हर बेटियों को करना है। और यदि इसमें ये वो सक्षम है और कार्य कुशलता दिखाती है और एक्टिव होकर काम करती है और सकारात्मक सोच यदि लेकर काम करना शुरू करती है तो निश्चित तौर पे बेटियां एक दिन सफल होंगी। और सरकार ने सारा अवसर, सारा सुविधा मुहैया कराया है और उन सब सुविधाओं के माध्यम से यदि हम आगे बढ़ते हैं, एक सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने श्रम का यदि 18 घंटा उपयोग करते हैं तो कोई पीछे ढकेल नहीं सकता। एक दिन भारत में महिलाओं का ही वर्चस्व होगा, क्योंकि ट्राइबल जनजाति में अर्थव्यवस्था महिलाओं पर केंद्रित है जी। महिलाओं के पास यदि छोटा सा बच्चा है तो भी वो खेत में जाती है, तो भी वो महुआ के पेड़ के नीचे जाती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरा छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा का भी केयर करती है और खेत का भी काम करती है, घर का भी काम करती है और इस तरह अपने परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से बनाकर रखी हुई है। और हम पढ़ी लिखी महिलाएं पूर्ण रूप से हम पहले पीढ़ी के लोग हैं जो पढ़ के निकले हैं और हम लोग अपने परिवार के विकास के साथ साथ हमारी आमदनी का आधा हिस्सा हम अपने परिवार को देते हैं, ताकि हम ये सोचते हैं कि हम अकेले विकास करते हैं तो हम ही बस केवल विकसित होंगे, हमारा परिवार नहीं होगा। यदि हम परिवार को साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर से हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा और ऐसी यदि सब लोग सोचें तो समाज भी आगे बढ़ेगा और सबको ये सोचना है। लेकिन आजकल मैं आधुनिक समय में महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, जो महिलाएं स्वावलंबी हैं, वो कमाती है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अधिकांश आधा महिलाएं मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बच्चा, और यहीं से विवाद होता है। तो मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि महिलाएं जो है राष्ट्र की निर्माता है, परिवार की निर्माता है, इसलिए त्याग, सहानुभूति और सहनशीलता और मानवीयता के गुणों को यदि साथ लेकर चलती हैं तो निश्चित तौर से पूरी महिलाएं विकास करेगी, समाज विकास करेगा और देश विकास करेगा। यही मैं करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हमारे दोनों महिला नेता और लीडरशिप के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टुडे समूह की तरफ से यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए।